गाजा पर हमले कर रहा इजराइल की हौसला बढ़ गई है। अब नेतन्याहू ने ग्रेटर इजराइल का मकसद का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अरब देशों के युवाओं में भयंकर गुस्सा दिखाई दे रहा है और हमास के समर्थन में पूरे अरब देशों को मैदान में उतरने की अपील की है। जानेंगे आखिर क्या है पूरा मामला, अगली खबर में आपको बताएंगे। समुद्र में भिड़ गई चीन और अमेरिका की सेना, बीजिंग ने ट्रंप के खतरनाक जहाज को मार भगाया और साथ में आपको बताएंगे लेबनान में दबदबा कायम रखने के लिए ईरान का आखिरी दांव, बेरूत पहुंचे लाजिरानी और इसी के साथ जलजला का अड्डा बना एर्दोगान का तुर्की। हर घंटे लग रहे भूकंप के 18 झटके। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अब इजराइल के प्रधानमंत्री ने एक बार फिर खुलकर यह ऐलान कर दिया है कि उनका इरादा सिर्फ गाजा नहीं बल्कि इराक और मिस्र जैसे अरब देशों तक है। इसके बाद अरब देशों के लोगों ने हमास के समर्थन में तमाम मुस्लिम देशों को मैदान में उतरने की बात कही और गद्दारी छोड़ने को कहा है। दरअसल बात यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने i24 नाम के एक इजरायली टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में बड़ा ही विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पर हूं और मेरा भावनात्मक लगाव ग्रेटर इजराइल के विजन से है। इस बयान ने फिर से इजराइल के विस्तारवादी इरादों की चर्चा छेड़ दी और अरब दुनिया में सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त बहस और रिएक्शन आने लगे। नेतन्याहू की ये बात ऐसे समय पर आई है जब इजराइल के अंदर लगातार ग्रेटर इजराइल के नाम के कॉन्सेप्ट को लेकर बातें हो रही है। ग्रेटर इजराइल का मतलब इजराइल के कुछ समूह के मुताबिक देश की सीमाएं यूफ्रेटिस नदी यानी इराक के पास से लेकर नील नदी यानी मिस्र तक फैलाना है। यानी सिर्फ फिलिस्तीन नहीं बल्कि अरब दुनिया के कुछ बड़े हिस्से पर कब्जा करना। अल जजीरा के मुताबिक हजारों सोशल मीडिया यूजर्स ने नेतन्याहू के इस बयान पर रिएक्ट किया। बहुतों ने कहा कि यह सिर्फ उनका पर्सनल इमोशन नहीं बल्कि साफ साफ कब्जा बनाने का इरादा है जो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कई लोगों ने याद दिलाया कि जमीन पर भी इजराइल यही कर रहा है, जैसे कि वेस्ट बैंक में बस्तियां बसाना और फिलिस्तीनी इलाकों को मिलाना। मतलब इजराइल सिर्फ बोलता नहीं, वो ऐसा करता भी है। कुछ ने अरब देशों के उन लोगों की भी आलोचना की जो फिलिस्तीनी प्रतिरोध यानी इजराइल का मुकाबला करने वाले हमास जैसे रेजिस्टेंस ग्रुप को ख़त्म करने या उनके हथियार छोड़ने की बात करते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि ये सोच सीधे सीधे इजराइल के विस्तारवादी एजेंडे को फ़ायदा देती है और उसे आगे बढ़ने का मौका देती है। कई लोगों ने चेतावनी दी कि अगर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस को छोड़ दिया गया तो ये आखिरी सुरक्षा लाइन भी टूट जाएगी और इसके बाद दूसरे अरब मुल्क भी खतरे में आ सकते हैं। उन्होंने उन लोगों की भी तारीफ की जो तमाम मुश्किलों के बावजूद इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं। मतलब अरब देशों के अवाम का कहना है कि अभी मुस्लिम दुनिया को रेजिस्टेंस की सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि उनकी बुराई। दूसरी तरफ कुछ एक्टिविस्ट का कहना था कि नेतन्याहू का यह बयान अरब देशों के लिए सीधा खतरे का अलर्ट है और एक तरह से उन लोगों के लिए भी थप्पड़ है जो इजराइल के साथ रिश्ते सामान्य करने या समझौते की वकालत करते हैं। उनका कहना है कि नेतन्याहू ने अब साफ कर दिया है कि इजराइल का असली मकसद क्या है। अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। कुछ लोगों ने गुस्से में पूछा, क्या इससे ज़्यादा साफ सबूत चाहिए? इजराइल खुद अपने प्रोजेक्ट का ऐलान कर रहा है, तो क्या अब भी खामोश बैठेंगे? सोशल मीडिया पर गाजा में इजराइल की तरफ से की जा रही तबाही और नरसंहार को लेकर गुस्सा और नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही। लोग अरब सरकारों से अपील कर रहे हैं कि वो फिलिस्तीनी पॉलिसी पर फिर से सोचें और होश में आए। दरअसल इसी इंटरव्यू में नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना को पूरा करना चाहते हैं जिसमें गाजा के बहुत से लोगों को खुद की मर्जी से बाहर भेजने की बात थी। उनका कहना था कि पहले लोगों को लड़ाई के इलाकों और गाजा से निकलने का मौका दो, फिर वहां बचे दुश्मनों पर पूरी ताकत से हमला करो। उन्होंने ये भी कहा, हम गाजा के लोगों को सबसे पहले लड़ाई वाले इलाकों से निकलने का मौका देंगे और चाहे तो पूरे गाजा से भी बाहर जाने की सुविधा देंगे। उन्होंने इस बात को सीरिया, यूक्रेन और अफगानिस्तान के जंगों में हुए शरणार्थियों के पलायन से जोड़ा। वैसे आपको बता दें कि 1.5 साल के लगातार इजरायली हमले के बावजूद गाजा के लोग अपना वतन छोड़ने को तैयार नहीं हैं। बेशक वो वहीं पर अपनी जान गंवा देते हैं और दफन हो जाते हैं उसी मिट्टी में, लेकिन वतन छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी ओर
दोस्तों दक्षिण चीन सागर के स्कारबोरो शोल के पास चीन और अमेरिकी सैनिकों के बीच भिड़ंत की खबर है। चीन का कहना है कि इस सबसे व्यस्तम मार्ग से अमेरिका का विध्वंसक जहाज जा रहा था, जिसे हमने मारकर खदेड़ दिया है। चीन ने अमेरिका पर स्कारबोरो शोल में घुसपैठ का भी आरोप लगाया है। अमेरिका और चीन के बीच स्कारबोरो शोल में भिड़ंत उस घटना के ठीक एक दिन बाद हुई है जब फिलीपींस के चक्कर में स्कारबोरो के पास चीन के 2 जहाज आपस में टकरा गए थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीनी सेना का कहना है कि जिस तरीके से स्कारबोरो शोल में अमेरिका घुसपैठ कर रहा है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। अमेरिका ने स्कारबोरो के जरिए सीधे चीन के संप्रभुता को चुनौती दी है। चीन के दक्षिणी सैन्य कमांड का कहना है कि यूएसएस हिसिंग बुधवार को परमिशन लिए बिना स्कारबोरो शोल में घुस गया, जिसके बाद उसे चेतावनी दी गई, लेकिन अमेरिका का यह विध्वंसक जहाज वापस नहीं लौटा, जिसके बाद उसे खदेड़ने की कोशिश हुई। चीन का कहना है कि अमेरिका ने उसके संप्रभुता और सुरक्षा का गंभीर उल्लंघन किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि उसने स्कारबोरो में एंट्री के वक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया और यह अभियान नौवहन की आज़ादी और समुद्र के सही इस्तेमाल को बनाए रखने के लिए था। वहीं दूसरी ओर दोस्तों लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपने हथियार डाल दे। हिजबुल्लाह का कमज़ोर होना ईरान के लिए एक झटका साबित हो सकता है, लेकिन ईरान लेबनान में अपना प्रभाव कम नहीं करना चाहता है। ईरान अभी 12 दिनों के युद्ध से उभर रहा है, साथ ही वो अपने क्षेत्र प्रभाव को फिर से मजबूत करने में लग गया है। ईरान की सेक्रेटरी ऑफ सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारीजानी बुधवार सुबह बेरूत पहुंचे और उन्होंने कहा ईरान हर हाल में लेबनान की जनता के साथ खड़ा रहेगा। लेबनान आने के बाद लारीजानी ने कहा, जब भी लेबनान को किसी प्रकार की तकलीफ का सामना करना पड़ता है हम ईरान में भी उसे महसूस करते हैं। दोस्तों अली लारीजानी की यात्रा काफ़ी अहम माना जाता है। लारीजानी ने कहा कि ईरान हमेशा लेबनान के भले के लिए काम करेगा। उन्होंने सिर्फ हिजबुल्लाह और शिया नेताओं से ही नहीं बल्कि सुन्नी नेताओं और देश के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, प्रधानमंत्री और बड़े अधिकारियों से भी बैठक की। लारीजानी के बेरूत पहुंचने पर हिजबुल्लाह समर्थकों ने हवाई अड्डे के रास्ते पर कतारें लगाई। उनके हाथों में हिजबुल्लाह और ईरान के झंडे थे। वो अमेरिका मुर्दाबाद और इज़राइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की प्रशंसा में नशीद यानी धार्मिक गीत गा रहे थे। हवाई अड्डे पर लारीजानी का स्वागत हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के सांसदों, कई लेबनानी और फिलिस्तीनी नेताओं और लेबनान के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि ने किया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों तुर्की 2 साल बाद भूकंप से एक बार फिर परेशान है। देश के कई इलाकों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की में पिछले 48 घंटे में भूकंप के 879 छोटे और बड़े झटके महसूस किए गए। हर घंटे औसतन तुर्की में 18 झटके महसूस किए जा रहे हैं। तुर्की के स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक बालिकेसिर प्रांत में रविवार 10 अगस्त को भूकंप का पहला झटका महसूस किया गया था। उस वक्त भूकंप की तीव्रता 6.6 दर्ज की गई थी। इसके बाद भूकंप के करीब 879 झटके महसूस किए गए। तुर्की टुडे के मुताबिक भूकंप के 120 झटके 3-4 तीव्रता के महसूस किए गए। वहीं 17 झटके 4 से 5 तीव्रता के महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 11 किमी धरती के नीचे है। अधिकांश भूकंप के झटके 3 तीव्रता से कम के महसूस किए गए। तुर्की के गृह मंत्रालय ने भूकंप से न डरने की सलाह दी। साथ ही लोगों से कहा है कि आप सभी सावधानी बरतें। भूकंप की वजह से तुर्की की सरकार ने सिर्फ एक शख्स की मौत की खबर दी है। सरकार का कहना है कि इसके अलावा कोई हताहत नहीं है। हालांकि 68 गांव के 16 इमारतें जरूर भूकंप की वजह से ढह गई। सरकार ने इन इमारतों को बनाने वाले एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। दोस्तों आपको बता दें कि तुर्की में बार बार भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि ये अनातोलियन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट के जंक्शन पर है। इन प्लेटों के हिलने से जमीन कांपती है और भूकंप आ जाता है। तुर्की के नीचे 2 बड़ी दरारें भी है जो ज़्यादातर झटकों की वजह से बनती है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।